नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस बैच कर रहे हैं, लेकिन जो भी क्लास हम करते हैं उसमें हम सभी वनडे एग्जाम्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको, साथ में यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि किसी भी लेवल की तैयारी करने वाला बच्चा जो हमसे जुड़ रहा है उसको कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न ना आए जो उसके मतलब सिलेबस से बाहर हो या एग्जाम से बाहर हो, और जितने भी एग्जाम में उससे सवाल पूछे जाएं उनको वो सॉल्व कर सके। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे गुप्तकालीन नाटकों और उनके नाटककारों के बारे में या उनके रचनाकारों के बारे में। बच्चों, यूपीएससी में अभी कुछ दिन पहले एक सवाल आया था पिछले से पिछले साल कि इसमें मालविकाग्निमित्रम जो नाटक था इसकी विषय वस्तु के बारे में दिया गया था और इसके नायक के बारे में पूछा गया था, और नायक का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र ऑप्शन में दिया गया था। तो बच्चों, यूपीएससी 2022 या 2023 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था हमसे। तो बच्चों, हर एक स्तर पर, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्णिम काल माना जाता है साहित्य की दृष्टि से, तो इससे सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब बात करेंगे कि उस समय जो नाटक लिखे जाते थे वो किस प्रकार के नाटक लिखे जाते थे। बच्चों, गुप्तकालीन जो भी नाटक थे वो ज्यादातर सुखांत लिखे जाते थे। जैसे कि हिंदी फिल्मों में बोला जाता है ना कि हैप्पी एंडिंग, तो सुखांत नाटक का अंत भी मतलब भी यही होता है कि जो जिनका सुख के साथ अंत हो। तो ज्यादातर हैप्पी एंडिंग वाले नाटक थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम मालविकाग्निमित्रम के बारे में बात करते हैं। ये लिखा गया कालिदास के बारे में, और कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अन्य जो नवरत्न थे उनके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे। साथ में आप हमको ये भी लिखकर बताएंगे कि बेताल भट्ट किस विषय के जानकार थे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम के बारे में। तो मालव जो राज्य था या मालव देश की जो राजकुमारी थी मालविका, और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो उस समय शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र, उनके बीच की प्रणय कथा या प्रेम कथा पर आधारित है मालविकाग्निमित्रम। तो इसके ऊपर हमें इसमें बहुत सारी चर्चाएं मिलती हैं। जैसे कि इसकी जो मुख्य कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है कि जैसे कि जो एक अग्निमित्र के जो दरबारी थे वो जो मालव राज्य के जो राजा थे उनके मित्र हुआ करते थे। बाद में उनकी शत्रुता हो गई और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, तो इससे अग्निमित्र बहुत ही दुखी हुए, और बाद में उनको जब वो क्रोध आया तो उन्होंने दोनों के बीच में एक मतलब संधि कराई, फैसला कराया। और बाद में क्या हुआ कि जो मालविका थी, अग्निमित्र और मालविका के बीच में प्रेम हुआ, और बाद में इनका एक सुखांत एंडिंग के साथ में दोनों का विवाह हो जाता है। तो ये कहानी जो कथा वस्तु है वो है मालविकाग्निमित्रम की। उसके बाद हम बात करते हैं विक्रमोर विषयम। देखिए, यहां पर जो संधि विच्छेद है आपको लगेगा विक्रम और उर्वशी, ये आपको लगेगा। और लेकिन ये किसके बारे में है? ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखित नाटक है, और ये है सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा पर आधारित है। हुआ ये कि एक बार जो अप्सराएं थी अपने साथ में, मतलब उर्वशी जो अप्सरा थी वो अपनी जो साथी अप्सराएं थी उनके साथ में घूमने निकली थी, और कैशी नाम के दैत्य ने इनको मतलब अपहरण कर लिया था, उर्वशी का और उसकी सखी का, चित्रलेखा का अपहरण कर लिया था। तो जब वो मदद के लिए पुकार रही थी तो उसी समय पुरुरवा, जो कि कई बार जो इंद्र के साथ में मतलब कई बार उनके सेनापति बनकर भी लड़ चुके थे, और ये इनको आकाश मार्ग से गमन करने की भी शक्ति थी, इसलिए ये उसी दिशा में जाते हैं, उर्वशी को मतलब बंधन मुक्त करवाते हैं। और बाद में इनका और उर्वशी का प्रेम हो जाता है। तो बाद में जब आकाशवाणी होती है कि उर्वशी तुम्हें जल्दी से जल्दी जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने बुलाया है, और मतलब तुम्हारा कोई संगीत का प्रोग्राम होना है। तो उस समय सम्राट पुरुरवा थे, जल्दी से उर्वशी उनसे
विदा लेकर निकल जाती है, तो आपको याद होगा कि पुरूरवा और उर्वशी का एक चित्र दिखाया जाता है जो कि राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। और इसमें क्या होता है कि आकाश मार्ग से उर्वशी जा रही होती है और पुरूरवा उसको मतलब हाथ दिखा के रोकना चाहता है। तो वो जो चित्र है वो इसी कहानी से संबंधित है, विक्रमोर्वशीयम से। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में बहुत सारे परेशानियों के बाद उर्वशी और सम्राट जो पुरूरवा होते हैं ये मिल जाते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ में ये कहानी खत्म होती है, कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जितने भी ये नाटक हैं कालिदास द्वारा के लिखे हुए या विशाख दत्त द्वारा लिखे हुए, गुप्त काल के सभी नाटकों को रशिया में, फ्रांस में और पूरे यूरोप में इनका मंचन किया जा चुका है और कई कई बार मंचन किया जा चुका है। तो गुप्त काल का जो स्वर्णिम साहित्य है इसकी पूरे विश्व में एक अच्छी साख है, एक अच्छा मतलब इसका आदर होता है। और उसके बाद बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। और ये तो एक ऐसा नाटक है, एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो कि भारत के इतिहास से संबंधित है, क्योंकि भारत का जो नामकरण हुआ वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से ही हुआ। तो इसमें कहानी में यह दिया गया है कि जो शकुंतला है, जो कि पुत्री किसकी थी, वो मेनका अप्सरा की और विश्वामित्र मित्र की बेटी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मेनका अप्सरा छोड़कर इसको जंगल में चली जाती है तो शाकुंत नाम के जो पक्षी होते हैं वो जंगली जानवरों से शकुंतला की रक्षा करते हैं, इसलिए शकुंतला इसका नाम पड़ता है। और बाद में क्या होता है कि कर्ण ऋषि जो जंगल में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जंगल में पड़ी हुई है, कोई भी आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, शकुंतला को अपने घर ले जाते हैं और पुत्री के समान उसका पालन पोषण करते हैं। और बाद में क्या होता है कि कर्ण ऋषि के आश्रम में ही दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, दोनों का प्रेम होता है, गंधर्व विवाह होता है। और बाद में शकुंतला जो होती हैं वो भरत को जन्म देती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब दुष्यंत वापस चले जाते हैं तो किसी श्राप की वजह से, दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से राजा जो दुष्यंत होते हैं वो शकुंतला को भूल जाते हैं। और एक आकाशवाणी के द्वारा जब बताया जाता है कि दुष्यंत को कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी पत्नी है। और बाद में एक ऐसी कहानी भी का भी मतलब पैरेलली मंचन किया गया है, बताया गया है कि एक अंगूठी होती है जो एक मछुआरे को मिल जाती है और मछुआरा राजा के पास आता है। तो उस अंगूठी को देखकर भी जो दुष्यंत जिस पे नाम लिखा था उनको याद आ जाता है कि मैंने ये अंगूठी जो है शकुंतला को दी थी, तो उनको याद आ जाता है शकुंतला मेरी पत्नी थी। और एक पांचवी कहानी भी इसमें दी गई है जिसमें कण्व ऋषि ये बताते हैं कि जो ऐसी पुत्री है जिसका मैंने केवल पालन किया है, मैं इसका पिता नहीं हूं, जब मैं इसको विदा कर रहा हूं, इसे अपने घर पे, इसके घर पर भेज रहा हूं, तब मुझे इतना दुख हो रहा है। तो जो लोग एक पुत्री को पैदा करते हैं, एक पुत्री को जन्म देते हैं और उसके बाद जब विवाह के बाद वो पुत्री अपने घर जाती है और अपने मतलब परिवार में चली जाती है हमेशा के लिए, तब जो पिता होते हैं जो अपनी बेटी को विदा करते हैं उनको कितना दुख होता होगा। तो ये सारी जो भी कथानक है ये इस नाटक के द्वारा मंचन किया जाता है। और बाद में क्या हुआ कि भरत जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। उसके बाद बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस से एक बात समझ में आती है कि जो ये मुद्रा शब्द है ये किसी शाही उपाधि का प्रतीक है। और राक्षस जो है ये नंद वंश का एक अमात्य था, एक मंत्री था। तो मुद्रा राक्षस यानी कि राक्षस जो अमात्य था उसकी चालों के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। और विशाख दत्त ने इसकी जो मतलब कथा वस्तु रखी है वो इस बारे में है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त जो है वो धनानंद को हराकर किस प्रकार से राज्य प्राप्त करता है और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करता है। तो इसमें राक्षस अमात्य के बीच में और चाणक्य के बीच में किस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग किया जाता है, कैसे ये एक दूसरे की चालों को विफल करते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। और इस यहां पर लिखा भी है कि इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के मगध के शासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। और आप सभी को पता है कि
अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सबसे जो ताकतवर या शक्तिशाली एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का जो कि चंद्रगुप्त के साथ में लड़ाई करता है, एक युद्ध करता है। किसकी ओर से लड़ाई करता है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की तरफ से लड़ाई करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी 3 लाख की सेना के साथ में सेल्यूकस निकेटर की सेना को रौंद डालता है। और बाद में जितने भी मतलब विजित प्रदेश होते हैं अलेक्जेंडर के द्वारा, देखिए पूरी दुनिया में चंद्रगुप्त महान इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि जो सिकंदर यूरोप से, ग्रीक से, एथेंस से थेबेस को हराता हुआ, थेल्सिया को हराता हुआ, और बाद में अराबेला के युद्ध में उसने पूरा कंधार जीत लिया, और बाद में पोरस को हराया, आम्बी को हराया, सबको हराता हुआ जो आ रहा था, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके सबसे शक्तिशाली सेनापति को हराया भी। और साथ में उसकी जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर इस बात पर बाध्य हो गया कि उसने अपनी पुत्री का एक संधि के रूप में अपनी पुत्री का विवाह भी किया। हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया। और साथ में दहेज में मतलब मान लीजिए कि इस तरह से आप ये मत समझिए कि मैं कोई दहेज का पक्षधर हूं, लेकिन उस समय की बात मतलब मैं आपको एक बता रहा हूं कि उस समय अपनी पुत्री की शादी करते समय पूरे अफगानिस्तान को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये एक फैक्ट है कि आज तक इतना बड़ा दहेज किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा जितना बड़ा सेल्यूकस निकेटर, जो कि सबसे शक्तिशाली सेनापति था किसका, सिकंदर का, वो चंद्रगुप्त मौर्य को देकर गया था। तो इसके पीछे की एक कहानी ये है कि जो आचार्य चाणक्य थे वो जानते थे कि किसी भी व्यक्ति की पब्लिसिटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि लोग उससे डरें। तो उन्होंने ये फैला दिया कि व्यास नदी, जो व्यास नदी बहती थी, व्यास नदी के किनारे एक ऐसी शक्ति है जिसने नंद वंश का अंत कर दिया, और वो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को मतलब हराने में मतलब काबिल है। और वो शक्ति कौन थी, वो शक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके बारे में ये पब्लिसिटी कर दी गई थी। तो जो सेल्यूकस निकेटर की जो सेना थी उन्होंने पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि 12-13 साल से हम लोग चल रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर चल रहे हैं, और हमें ना तो अपने मतलब जो परिजन हैं, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपने माता पिता से मिलने नहीं दिया गया इतने सालों से, और हम लगातार युद्ध कर रहे हैं, और हमें बताया गया कि बहुत छोटे छोटे से देश हैं। भारत तो इतना बड़ा, इतना विशाल देश है कि जिसमें एक छोर से लेके दूसरे छोर तक जो टाइम जोन है उसमें ही 2 घंटे का अंतर है। तो यहां आकर जिन्होंने अभी छोटे छोटे राज्य जीते थे, थेबेस को जीतना, या मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि छोटे मोटे राज्य जैसे दिल्ली के बराबर का एरिया भी नहीं जीता होगा, जो ग्रीस हो, एथेंस हो, या थेबेस हो, स्पार्टा हो, ऐसे ऐसे राज्य जीतकर जो लोग झूम रहे थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि भारत का विस्तार इतना है। और उसके बाद इन्होंने सोचा था कि चीन जाएंगे, उसके बाद रशिया को जीते हुए निकलेंगे। तो इनको जब समझ में आया कि जिस देश को जीतने की हम बात कर रहे हैं उसका विस्तार बहुत बड़ा है, और उसको जीतना कोई असंभव सी बात है, और अभी हमने 12 साल लड़ाई की है और अगले कितने साल तक हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए उनका भी साहस टूट गया और उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ बगावत भी कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक इतना बड़ा नाम बना दिया था कौटिल्य ने कि चंद्रगुप्त मौर्य की इससे जीत सुनिश्चित हो गई। तो इन्हीं सभी चालों और इन्हीं सभी कूटनीतियों के बारे में मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। और विशाखदत्त का ही एक अन्य नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि लिखा गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। और इसका मुख्य पात्र जो 2 ही हैं वो है ध्रुव स्वामिनी, जो कि इसके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। हुआ ये कि एक शक राजा ने रामगुप्त को एक युद्ध में हरा दिया, और हुआ क्या कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक राजा के सरेंडर कर दिया, और उनकी बोल दिया कि आप इसे बंदी बना सकते हो, इसको ले जा सकते हो। और ये बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कतई पसंद नहीं आई। उसने बोला कि ये एक मतलब गलत बात है, अपनी पत्नी को किसी दूसरे के सरेंडर कर देना। तो इसने क्या किया,
अपने भाई को भी, रामगुप्त को भी एक तो डिथ्रोन कर दिया, उसको सिंहासन से उतार दिया, और बाद में खुद ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर दुश्मनी के खेमे में गया और उनको हरा दिया, और बाद में ध्रुव स्वामिनी को इसने बचा लिया। और इतिहासकार ये कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी से बाद में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। तो ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, इससे विवाह किया। तो यहाँ देवी जो शब्द है वो ध्रुव देवी का यहाँ पर संकेतक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संकेतक है। तो दोनों की ही अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी से विवाह का वर्णन है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सभी को याद करने हैं, और जब भी इससे रिलेटेड कुछ मतलब क्वेश्चन आए तो आपको याद आना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर दो नाटक तो विशाख दत्त के आपको बताए हैं, और 3 नाटक आपको कालिदास के बताए हैं। कालिदास के 5 ही प्रमुख नाटक हैं, और वो 5 आप याद कर लेंगे तो कालिदास से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद बात करते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब है, शाब्दिक जो अर्थ है वो है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, और इसको राजा शूद्रक के द्वारा लिखा गया। और ये उस समय के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो उस समय जो स्थिति थी उसका वर्णन करता हुआ है। और साथ में इसका नायक जो है वो चारुदत्त है। चारुदत्त एक सार्थवाह होता है, गरीब ब्राह्मण होता है, और इसकी नायिका वसंत सेना है जो कि एक नगरवधू थी या एक वेश्या थी। उसके बाद इसमें राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तदास आदि का भी वर्णन है। तो ये कहानी इस बारे में है कि मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि मृच्छकटिकम का मतलब तो यह है कि मिट्टी की गाड़ी, और जो इसमें नायक जो चारुदत्त होता है वो अपनी पत्नी धूता और अपने बेटे रोहित सेन के साथ में रहता है। और बहुत ज़्यादा दानी होने की वजह से, पहले जो ये बहुत अमीर हुआ करता था लेकिन बहुत ज़्यादा दान करने की वजह से ये हो जाता है गरीब। और एक दिन क्या होता है कि राजा का जो साला होता है, शाकार जिसका नाम होता है, और ये राजा भी मतलब एक धूर्त राजा था, तो इसका जो साला होता है शाकार, वो क्या करता है, वसंत सेना का पीछा करता हुआ मतलब उसके पीछे जाता है। तो डर के मारे वसंत सेना सोचती है कि ये कोई चोर है, तो जितने भी आभूषण वसंत सेना ने पहने होते हैं वो चारुदत्त के घर में छुपाकर वो चली जाती है, और वहीं पर एक रात रुकती है, और फिर बाद में जब वो सोचती है कि मेरा जाना सेफ है तो वो चली जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो वो सोने के आभूषण होते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा चुरा लिए जाते हैं जो वसंत सेना की एक दासी से प्रेम करता है, और वो चाहता है कि मैं ये जो आभूषण है ये चोरी करके ले जाऊं, और इसके बदले में वसंत सेना के मतलब आधिपत्य से उस जो वो दासी थी उसको आज़ाद करवा लूं और उससे विवाह कर लूं। तो होता यही है कि जब ये चोरी हो जाते हैं तो चारुदत्त क्या कहता है, चारुदत्त की जो पत्नी होती है वो ये कहती है कि आप जो सामान हमसे हमारे घर से चोरी हो गया तो कोई बात नहीं, आप मेरे आभूषण ले जाकर उसको दे सकते हैं इसके बदले में। तो जब वो आभूषण देने जा रहे होते हैं तो कोई चोर आकर वहां पर फिर मतलब शाकार जो होता है, शाकार आकर उनका रास्ता रोकता है, और फिर एक बार एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि शाकार फिर से वसंत सेना का पीछा करता है, और उसको मतलब उसका जब वो नहीं मानती है इसके प्रणय निवेदन को तो इसको उसका गला घोट देता है, और उसको मरा हुआ जानकर पत्तों में उसको दबा के चला जाता है, और ये कोशिश करता है कि चारुदत्त को ही इसका अपराधी माना जाए, और माना जाए कि वसंत सेना का जो वध किया है, जो हत्या की है वो चारुदत्त के द्वारा कराई गई है। तो इस पे मुकदमा चलता है, और चारुदत्त के ऊपर आरोप लगने ही वाला होता है। वहां से जो वसंत सेना होती है जिसको एक बौद्ध भिक्षु ने संघ में ले जाकर इसकी इलाज करवा के इसको बचा लिया होता है, वसंत सेना आ जाती है और वो स्वीकार करती है कि मैं तो अभी जिंदा हूं और मुझे शाकार ने मारने की कोशिश की थी। बाद में आरोप लग जाता है, ये चारुदत्त जो होता है ये आरोप से बच जाता है और शाकार को दोषी मान लिया जाता है। लेकिन चारुदत्त दिल का इतना अच्छा होता है कि वो, क्योंकि सुखांत नाटक लिखने हैं और सुखांत नाटक में किसी की भी हत्या करनी ठीक नहीं थी, इसलिए क्योंकि जो भी
नाटककार उस समय थे वो ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग में विश्वास करते थे, इसलिए चारुदत्त के द्वारा शाकार को भी मतलब प्राणदंड ना देने की बात करी जाती है, उसे माफ करने की बात की जाती है। तो ये जो कथा वस्तु है, ये जो मतलब मैंने प्लॉट बताया आपको, शूद्रक के द्वारा रचित मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। और एक अच्छी बात इसमें यह बताई गई है कि राजा, ब्राह्मण, ज्वारी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्त आदि सबका वर्णन है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक व्यक्ति का योगदान दिखाया गया है। समाज में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, किसी भी परिस्थिति से आता हुआ हो, सबका ही वर्णन है। जैसे कि चारुदत्त एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन इसको ही नायक बनाया गया। आपको ये बात बिल्कुल ऐसी लगेगी कि वैसे तो आप देखते हैं कि कहानियों में जो भी नायक बताया जाता है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये बात कुछ कहीं ना कहीं इस बात से मिलती है जैसे कि प्रेमचंद ने अपना सबसे जो इंपॉर्टेंट उपन्यास कौन सा लिखा, वो लिखा उन्होंने गोदान। आप कभी गोदान पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोदान का जो नायक है होरी, होरी का चरित्र ऐसा दिखाया गया है बिल्कुल भी, मतलब कि कमजोर है, मतलब चेहरा पिचका हुआ है, फटी हुई धोती पहन रखी है, कुर्ता भी बिल्कुल फटा हुआ है, 2 दिन से सही से खाना नहीं खाया, इस प्रकार का एक चरित्र दिखाया गया है। तो उसमें क्या है कि जिस प्रकार से प्रेमचंद ने अपने इस अमर उपन्यास के द्वारा समाज के हर वर्ग की विशेषता या उनके महत्व को दिखाने का प्रयास किया, इसी प्रकार से शूद्रक ने भी मृच्छकटिकम के द्वारा बताया कि किस प्रकार से एक धूर्त राजा की सत्ता पलट में कैसे समाज का हर एक व्यक्ति योगदान कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। उसके बाद ही भास के द्वारा लिखे गए 3 नाटकों की हम बात करते हैं। मोर और लेस इनकी कहानियां सभी की एक जैसी हैं और इसके केंद्र में 2 व्यक्ति हैं। एक तो वासव दत्ता जो कि इन नाटकों की नायिका है, दूसरा है उदयन। उदयन कहाँ का राजा था? उदयन राजा था वत्स या कौशाम्बी। आपको वत्स जनपद के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी और कौशाम्बी नरेश थे उदयन, और जो कि प्रेम करते थे वासव दत्ता से। और वासव दत्ता कहाँ की थी? ये उज्जैनी के राजा प्रद्योत महासेन की मतलब पुत्री थी। तो होता क्या है कि सबसे पहले इस पार्ट में हम मान लेते हैं कि हाँ, ये चारुदत्त देखिए अलग है। चारुदत्तम जो नाटक है वो आपको मृच्छकटिकम से मिला जुला मिलेगा। जो चारुदत्त जो एक्चुअल में चारुदत्त की जो कॉन्सेप्ट जो बनाया था ना चारुदत्त वाला, ये भास नहीं बनाया था। ये 2 कहानी एक दूसरे के साथ सेम है और चारुदत्त वाली जो कहानी है वो मिलती है मृच्छकटिकम वाले उससे। इसमें वसंत सेना और चारुदत्त का किस प्रकार से मतलब मिलन होता है उसके बारे में ये चर्चा की गई है। इस नाटक में नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। देखिए भास की कल्पना है ये, और बाद में इसी के आधार पर लिखा गया मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। तो इसमें भी वही कहानी है कि किस प्रकार से जो चारुदत्त होता है वो किस प्रकार से वसंत सेना से विवाह करता है, बाद में मिल लेता है। तो इस प्रकार की कहानी के बारे में बताया गया है। अब ये 2 कहानियां जो हैं ये इस बारे में बताई गई कि सबसे पहले क्या है कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये जो कहानी है ये इसका पहला पार्ट है और स्वप्न वासव दत्ता इसका दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में ये होता है कि जो वासव दत्ता जो होती है उज्जैनी के महाराज प्रद्योत महासेन की पुत्री होती है, और जो उदयन होते हैं, उदयन को एक वीणा, इनके पास एक खास वीणा थी। इनको शिकार का शौक था, ये जंगली जानवरों को का शिकार करने एक बार जाते हैं और इनके पास एक वीणा होती है। उस वीणा को बजाते ही ये किसी भी उसकी तानों से, उसके जो संगीत होता है उससे किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। तो ये इन्होंने हाथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो इससे जो ये वीणा होती है, जो प्रद्योत महासेन होते हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब इतना शक्तिशाली और इतना प्रतापी राजा जो है वो मेरा ही दामाद बने, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरा इन्होंने क्या किया
कि अपने जो जब ये शिकार के लिए गए हुए थे, इन्होंने अपने सैनिक भेजे प्रद्योत ने और इनको बंदी बनवा लिया और इनको जेल में डाल दिया। जब इन्होंने इनको जेल में डाल दिया तो योगेंद्रायण जो कि मंत्री था किसका, उदयन का मंत्री था, तो इसने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने जो राजा हैं उनको मतलब कैद से छुड़वा नहीं लूंगा, तब तक मतलब मैं उस यदि मैं नहीं छुड़वा पाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा नाम योगेंद्रायण है। और इसी के मतलब दूसरा प्रण जो ऐसा लेते हैं वो लेते हैं कि यदि मैं वासव दत्ता और उदयन की शादी नहीं करवा पाया, इनका मिलन नहीं करवा पाया, तब भी मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा नाम योगेंद्रायण है। तो इनको अपने नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक मान था, सम्मान था, और इसी प्रतिज्ञा लेने की वजह से इस नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण रखा गया। तो बाद में ऐसा भी एक हैप्पी एंडिंग के साथ में क्या होता है कि वासव दत्ता से शादी हो जाती है और वो वीणा वासव दत्ता को भी बजानी सिखा देते हैं उदयन और वासव दत्ता की शादी हो जाती है। उसके बाद जो स्वप्न वासव दत्ता है ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जब वासव दत्ता से शादी हो जाती है और वो अपने राजकाज में को छोड़कर वासव दत्ता के प्रेम में ही पड़ जाते हैं और किसी भी राजकाज को ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि एक आरुणी नाम का राजा होता है, वो उदयन के ऊपर आक्रमण कर देता है और उदयन के राज्य को हथिया लेता है। तब ये भागकर चले जाते हैं और इनको लगता है कि उदयन को ऐसा लगता है कि एक तंबू जो जल गया था उसमें मतलब मेरी पत्नी जो थी वासव दत्ता वो भी जलकर मर गई। लेकिन होता क्या है कि योगेंद्रायण बड़ी चतुराई के साथ में ये वासव दत्ता को बचा लेता है और वासव दत्ता को ले जाकर मतलब पद्मावती जो एक राजकुमारी होती है उनकी सेविका बना देता है और उनको ये बात बता देता है कि आपको इनकी सुरक्षा रखनी है। और उदयन को ये बोलता है कि आप पद्मावती से विवाह कर लीजिए, वहां से क्या होगा कि उनके पिता की एक बहुत बड़ी सेना है, यदि आप पद्मावती से विवाह करेंगे तो वो सेना आपको मिल जाएगी और आप पुनः अपना जो वत्स जनपद है का जो कौशाम्बी का राज्य था उसको आप बचा सकते हैं, पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। तो कई मतलब बार समझाने के बाद ये पद्मावती से विवाह कर लेते हैं और जब पद्मावती के साथ इनका विवाह हो जाता है तो एक दिन उदयन सो रहे होते हैं तो इनको अपनी पत्नी वासव दत्ता की याद आती है और जो कि सेविका के रूप में वहां पर पहले से ही उपलब्ध थी, वहीं पे थी, तो वो इनको हाँ वासव दत्ता कहकर इनको स्वप्न में याद करते हुए देखती है कि मतलब ये मुझे याद कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, राजा का हाथ लटका हुआ होता है बिस्तर से, तो उसको उठा के ऊपर रख के चली जाती है। तो ये आंखें इसकी खुल जाती हैं उदयन की और ये देखता है कि वासव दत्ता मेरे सामने है। तो स्वप्न वासव दत्ता लिखने का यही कारण है कि इसको एक भ्रम हो जाता है उदयन को कि मैंने वासव दत्ता को सच में देखा था या स्वप्न में देखा था। तो इसके साथ में ही कहानी ये खत्म हो जाती है। और सारी कहानियां मैंने आपको पॉइंट बताए कि एक तो सभी सुखांत कहानियां हैं, हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां हैं। दूसरा, जो जनसाधारण लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और जो शाही दरबार के लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और जितने भी ये नाटक हैं सारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो भास के तीनों नाटक प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्न वासव दत्ता, चारुदत्तम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, और कालिदास के तीनों नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये सभी संस्कृत के नाटक हैं। आप सभी को इसका पीडीएफ हम भिजवा देंगे अभी जैसे ही क्लास को अपलोड करेंगे। आप सभी ये याद कर लेना। और आप सभी को मैंने एक काम दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। दूसरा, आप ये भी करके हमें बताइए कि बेताल भट्ट कौन से विषय के जानकार थे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सब इसी को याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड फैक्ट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।